हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया पे जिसका नाम है एश्रिकिया कोलाई या इसे ई कोलाई भी बोला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की बात की जाएगी कि ये बैक्टीरिया किस तरह का है, इसकी शेप और साइज किस तरह का रहता है। उसके बाद एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो इसको डिजीज कॉज करने में या इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाएगी, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे और उसके बाद लैबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हुए इसकी ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। दोस्तों, जो ये नाम आप देख रहे हैं एश्रिकिया कोलाई, ये नाम जो दिया गया था ये उनके नाम से दिया गया जिन्होंने इसे सबसे पहले आइसोलेट किया था। उनका नाम था श्रीक, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया एश्रिकिया कोलाई। ये कोलाई नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बेसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको कोलाई बोला गया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रॉड शेप का है, बेसिलस है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एश्रिकिया कोलाई। दोस्तों, बाकी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ये एक ऐसा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो केवल और केवल ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टीन्स में या फिर एनिमल्स की इंटेस्टीन में मिलता है। यानी कि इस ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी से बाहर ये बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर एक्सक्रीट इन फिशेज इट रिमेन्स वाइबल ओनली फॉर सम डेज इन द एनवायरमेंट। जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलने के बाद कुछ दिन तक ही ये एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो बॉडी से बाहर अगर उसको ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस बैक्टीरिया की एक वेरिएंट है, एक इसका स्ट्रेन है थर्मो टॉलरेंट, जो वेरिएंट है इसका थर्मो टॉलरेंट ई कोलाई। इसको एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है टू चेक द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में अगर इससे कंटामिनेशन हो रहा है तो उस कंटामिनेशन को चेक करने के लिए इसके थर्मो टॉलरेंट वेरिएंट को यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं थर्मो टॉलरेंट ई कोलाई। तो उस बैक्टीरिया को एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है क्योंकि ये जो थर्मो टॉलरेंट ई कोलाई वेरिएंट है ये 44 डिग्री सेल्सियस पे ही तक ही सर्वाइव कर पाता है। नाउ बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया है आपको पता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और बेसिलस होता है, यानी कि रॉड शेप का होता है। मोस्ट स्ट्रेन्स आर मोटाइल विथ पेरिट्राइकस फ्लैजिला। मोस्टली जो इसकी स्ट्रेन्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं, यानी कि उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरिट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला। पेरिट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला का मतलब है कि फ्लैजिला जिसमें पूरी ऑल अराउंड द सेल प्रेजेंट रहते हैं, पूरी सेल में आपकी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, उसको पेरिट्राइकस टाइप का पैटर्न बोला जाता है फ्लैजिला का। एरोबिक होते हैं बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते और नॉर्मली ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ इसकी कुछ ही स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो कैप्सूल का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसी स्ट्रेन्स जो कैप्सूल का प्रोडक्शन करती हैं उनको मोर विरुलेंट स्ट्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेन्स मेनिंजाइटिस कॉज करती हैं या पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकती हैं। तो जो इस तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस, उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होती है, उनको मोर विरुलेंट स्ट्रेन बोला जाता है ई कोलाई का। तो यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी सेल आपकी बनी हुई है ई कोलाई की, और इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो जो आउटर मेम्ब्रेन बनी होगी वो कैप्सूल की बनी होगी, अगर कैप्सुलेटेड होगा तो बैक्टीरिया, अगर वो स्ट्रेन उसकी कैप्सुलेटेड होगी तो। अदरवाइज सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी प्रेजेंट होता है। जब हम इसके सेल वॉल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर अगर देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जीनोम है, डीएनए है, राइबोसोम्स हैं या अदर वैक्यूल्स वगैरह हैं, वो सारे अंदर आपके एग्जिस्ट करते हैं। बाहर की तरफ अगर देखें तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको लंबे लंबे से दिख रहे हैं, दीज आर फ्लैजिला, जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन इसको मिलता है। उसके बाद जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दे आर पिलाई, या इनको फिम्ब्री भी बोला जाता है, जिनको ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट या ऑर्गन ऑफ एडेशन भी इनको बोला जाता है, और फ्लैजिला को ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन बोला जाता है।
दोस्तों इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें मेनली एक तो आपके सरफेस एंटीजेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा इसको और ज़्यादा विरुलेंट बनाने में टॉक्सिन्स इसकी हेल्प करते हैं। यानी कि कुछ तो आपके सरफेस एंटीजेंस जो कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिनको हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोलेंगे, और उसके अलावा इसको विरुलेंट बनाने के लिए यानी कि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये कुछ टॉक्सिन्स का भी प्रोडक्शन करता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सरफेस एंटीजन दैट इज सोमैटिक एंटीजन या इसको ओ एंटीजन भी बोला जाता है। तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन भी इसको बोला जाएगा। ये हीट स्टेबल होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड बेसिकली जो आपको मालूम है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट जरूर प्रेजेंट रहता है। तो वही सोमैटिक एंटीजन का काम करता है और इसी को एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, इसी सोमैटिक एंटीजन को या लिपोपॉलीसैकेराइड को। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। बैक्टीरिया को ये फैगोसाइटोसिस से भी बचाता है। तो इसके बेस पर, इस सोमैटिक एंटीजन के बेस पर 170 अप्रोक्सीमेटली मोर देन 170 इसके सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं इश्चेरिकिया कोलाई के। तो ओ एंटीजन के बेस पे जो अर्ली सीरोटाइप्स इसके होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि मोर देन 170 सीरोटाइप्स इसके हैं ओ एंटीजन के बेस पर। तो अर्ली जो सीरोटाइप्स हैं, अर्ली ओ सीरोटाइप्स, दे आर यूजुअली कमेंसल्स ऑफ इंटेस्टीन। ये एज ए कमेंसल इंटेस्टीन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कोई भी इलनेस वहाँ पे डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन लेटर जो सीरोटाइप्स हैं, ओ सीरोटाइप्स, वो डायरिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स उनको बोला जाता है, वो डायरिया कॉज करते हैं। देन द नेक्स्ट सरफेस एंटीजन इज फ्लैजेलर एंटीजन या इसे एच एंटीजन भी बोला जाता है। दे आर हीट लेबाइल। एच फ्लैजेलर का मतलब है कि जो फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक तो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मोटाइल होने से, बैक्टीरिया मोटाइल होने से वो कहीं भी पूरे बॉडी में मूव कर सकता है। तो वो पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देता है उसको विरुलेंट बनाने में। तो उसकी विरुलेंस में वो फ्लैजेलर एंटीजन भी इस बैक्टीरिया की विरुलेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट सरफेस एंटीजन इज कैप्सूलर और इसको के एंटीजन भी बोला जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नॉर्मली ई कोलाई नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। जनरल जो इसकी स्ट्रेन्स होती हैं वो नॉन कैप्सुलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जिनमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे इस तरह के स्ट्रेन्स जो मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज में मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, और या फिर पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं, या फिर सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं। इस तरह की जो स्ट्रेन्स हैं ई कोलाई की, उनमें कैप्सूल एंटीजन या फिर के एंटीजन प्रेजेंट रहता है। इट में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू विरुलेंस बाय इनहिबिटिंग फैगोसाइटोसिस। ये कैप्सूल का नेचर आपको पता है कि अगर किसी भी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट रहता है तो कैप्सूल बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम में होने वाली फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से इस बैक्टीरिया को बचाता है। तो कैप्सूल जो है फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करने वाला कंटेंट है बैक्टीरिया में। द नेक्स्ट सरफेस एंटीजन इज फिम्ब्रियल एंटीजन या इसको पाइलस भी बोला जाता है। तो जैसा कि आपको पता है जो फिम्ब्री होते हैं उनको ऑर्गन ऑफ एडेशन या ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट भी बोला जाता है। दे हेल्प इन अटैचमेंट एंड कोलोनाइजेशन। तो यहाँ पर वेरियस फिम्ब्रियल एंटीजन्स होती हैं जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करती हैं इस बैक्टीरिया को, जैसे कि CFA या फिर कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन इसको बोला जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई। जो एंट्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन है ई कोलाई की, उनमें ही ये CFA यानी कि कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन वहां पे प्रेजेंट रहता है। और जो दूसरा है दैट इज मैनोज रेसिस्टेंट फिम्ब्री, दे आर एक्सप्रेस्ड बाय यूरोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई। दोस्तों ये जो मैनोज रेसिस्टेंट फिम्ब्री है ये RBCs के साथ हीमैग्लूटिनेट होते हैं और दे आर नॉट इनहिबिटेड बाय मैनोज। They are not inhibited by mannose. That's why they are known as mannose resistant fimbri. यानी कि मैनोज की प्रेजेंस में ये रेसिस्टिविटी शो करते हैं। That's why they are known as mannose resistant fimbri. तो ये RBCs के साथ, हमारी ब्लड में प्रेजेंट RBCs के साथ हीमैग्लूटिनेट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है ई कोलाई का। इसमें ये कैप्सूलर एंटीजन सबसे बाहर की तरफ को अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सूलर एंटीजन उसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद LPS यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड, सोमैटिक एंटीजन इसको बोला जाता है। और उसके बाद फिम्ब्री आप देख सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं आपका। देन जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दे आर द फ्लैजेलर एंटीजन्स, यानी कि ये फ्लैजिला आपके हैं। तो जो लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट यानी कि सोमैटिक एंटीजन जो हम देख रहे हैं, यही
टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बेसिकली जो एंडोटॉक्सिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं, लिपिड ए इनको बनाता है, तो वो लिपिड ए का कंटेंट इसी लिपोपॉलीसेकेराइड से ही अटैच्ड रहते हैं, तो वहीं से एंडोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है। तो सरफेस एंटीजन्स के बाद अब हम बात करेंगे इसके टॉक्सिन्स की। तो ई कोलाई एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन तो करता ही करता है, उसके साथ साथ कुछ एक्सोटॉक्सिन्स का भी प्रोडक्शन ये बैक्टीरिया करता है। तो एक्सोटॉक्सिन्स में बेसिकली एक तो आपके एंट्रोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है। एंट्रोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरीजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई की बहुत सारी कम से कम 6 डायरीजेनिक स्ट्रेन्स हैं, तो ये सभी जो है एंट्रोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के एंट्रोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है ई कोलाई, जिनमें से एक तो हीट लेबाइल टॉक्सिन, दूसरा हीट स्टेबल टॉक्सिन एंड वेरोटॉक्सिन। वेरोटॉक्सिन भी 2 टाइप के रिलीज करता है, एक तो VT1 और VT2, यानी कि वेरोसाइटोटॉक्सिन है बेसिकली, वेरोसाइटोटॉक्सिन 1 एंड वेरोसाइटोटॉक्सिन 2। तो दोस्तों इस टॉक्सिन को, वेरोसाइटोटॉक्सिन को सीगा लाइक टॉक्सिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सीगेला डिसेंट्रियाई जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, उसी की तरह का ये टॉक्सिन भी रहता है, उसी की तरह का एक्शन भी इसका रहता है, तो इसीलिए इसको सीगा लाइक टॉक्सिन भी बोला जाता है। तो यही जो टॉक्सिन है वेरोसाइटोटॉक्सिन, ये हेमरहेजिक सिंड्रोम कॉज करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉक्सिन यही है, ये हेमरहेजिक सिंड्रोम कॉज करता है। सेकेंड टॉक्सिन इज हीमोलाइसिन्स। कुछ हीमोलाइसिन्स आपको पता है जो आपकी आरबीसीज का ब्रेकडाउन करती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड मोर कॉमनली बाय विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, स्पेशली बाय पाइलोनेफ्राइटिस स्ट्रेन्स। वो स्ट्रेन जो पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करती है, वही स्ट्रेन हीमोलाइसिन्स का मोर कॉमनली हीमोलाइसिन्स का वो प्रोडक्शन करती हैं। और भी स्ट्रेन्स हीमोलाइसिन्स का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन इसका जो एक्शन है या इसका जो इफेक्ट है अभी तक वेल नोन नहीं है हीमोलाइसिन्स का। तो जो पाइलोनेफ्राइटिस स्ट्रेन्स हैं वो इसका ज़्यादा कॉमनली इसका प्रोडक्शन करती हैं हीमोलाइसिन्स। Then the next toxin is cytotoxic necrotizing factor 1 and secreted ऑटो ट्रांसपोर्टर टॉक्सिन, जिसको सैट भी बोला जाता है, और साइटोटॉक्सिक नेक्रोटाइजिंग फैक्टर 1 को CNF1 भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये इस टाइप का जो टॉक्सिन है वो बेसिकली जो यूरोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं वही स्ट्रेन इनका प्रोडक्शन करती हैं। तो ये जो टॉक्सिन है मेनली ये ब्लैडर और किडनी सेल्स पर इफेक्ट करती हैं, उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक होती हैं, यानी कि वहाँ पे उन सेल्स का ये ब्रेकडाउन करती हैं, ब्लैडर सेल्स का या जो किडनी सेल्स होती हैं, बेसिकली नेफ्रॉन्स पर ये इफेक्ट करती हैं ये टॉक्सिन। इसके अलावा सिड्रोफोर्स भी होते हैं जो कि आयरन अपटेक में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये जो सिड्रोफोर्स होते हैं इनकी आयरन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, क्योंकि ये आयरन को अपनी तरफ एक चुंबक की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन इनकी तरफ बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, आयरन मॉलिक्यूल्स, और यही जो सिड्रोफोर्स होते हैं यही बैक्टीरिया को आयरन अपटेक में हेल्प करते हैं। नाउ बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस की। तो दोस्तों जैसा कि ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन्स में एक कॉमन सेल की तरह प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स हैं जो पैथोजेनेसिस कॉज कर सकती हैं, यानी कि पैथोजेनिक हो सकती हैं। तो वो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं जब हम कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, ऐसा वाटर या ऐसा फूड जो इस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हो, उसे जब हम इंटेक करते हैं, उसको जब हम इंजेस्ट करते हैं बॉडी में, तो उससे इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करते हैं तो इसमें अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजा तक पहुंच जाते हैं और वहां पे ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की हेल्प से, यानी कि फिम्ब्रिया की हेल्प से वहां पे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद वहां पे फिक्स हो जाते हैं, और वहां पे कंप्लीटली ये कॉलोनाइज हो जाते हैं, वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉलोनीज को वहां पे डेवलप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद फिर वहां पे कॉलोनाइज होने के बाद ये टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है। एक तो आपका यहाँ पे अटैच हुआ अपने एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की हेल्प से, और फिर विरुलेंस फैक्टर्स यानी कि टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करेगा, टॉक्सिन को रिलीज करेगा, और लोकल एरिया में कुछ आपके लीजन्स बनने स्टार्ट होते हैं, कॉजेज लोकल डैमेज, वहाँ पे आपके कुछ लोकल डैमेज कॉज करेगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो कौन सी स्ट्रेन है, गॉट इट, यूरोपैथोजेनिक है या डायरीजेनिक स्ट्रेन है, डिपेंड करेगा कि फर्दर किस तरह के सिम्टम्स डेवलप होंगे, किस तरह का मैनिफेस्टेशन वहाँ पे डेवलप हुआ। तो अगर बहुत पावरफुल स्ट्रेन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेन जो है वो है
एंट्रोहेमरहेजिक ई कोलाई। तो अगर एंट्रोहेमरहेजिक ई कोलाई स्ट्रेन अगर इन्फेक्शन कॉज कर रही है तो वो क्या करता है, वो प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेट होकर प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर देता है, जिससे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती रहती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हेमरहेज। तो अगर यही चीज यानी कि हेमरहेजिक कंडीशन अगर बनी हुई है, कंप्लीटली इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो यूरिन के साथ वो ब्लड कंटेंट निकलने लगता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उसको बोला जाता है। तो इसके लिए जो एंट्रोहेमरहेजिक ई कोलाई की जो एंट्रोहेमरहेजिक स्ट्रेन है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो कॉलोनाइज होने के बाद, टॉक्सिन्स रिलीज करने के बाद वो डिपेंड करेगा कि कौन सी स्ट्रेन है, अकॉर्डिंगली वो फर्दर सिम्टम्स उसमें डेवलप होंगे। तो इस तरह से ये पैथोजेनेसिस कॉज करता है। नाउ हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो दोस्तों बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो 4 तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डेवलप करता है। एक तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा डायरिया, तीसरा पायोजेनिक इन्फेक्शंस और चौथा सेप्टिसीमिया। इसके अलावा कुछ अदर इन्फेक्शंस भी ये कॉज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूटीआई की। तो दोस्तों बेसिकली ई कोलाई जो है वो यूटीआई कॉज करने वाला एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है, और यूटीआई जो है यूरोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स के द्वारा कॉज की जाती है। यानी कि ई कोलाई की जो यूरोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं वो कॉमनली यूटीआई कॉज करती हैं। तो जो कॉमनेस्ट सीरोटाइप्स हैं उनमें से O1, O2, O4, O6, O7, O18 एंड O75, यानी कि जो हमारा सोमैटिक एंटीजन है उसके बेस पे जो सीरोटाइप्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 170 सीरोटाइप्स होते हैं। उनमें से जो O1, O2, O4, 6, 7, 18 और 75 वाली जो सीरोटाइप्स हैं वो यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोस्तों अगर यूटीआई के बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो एक सेपरेट लेक्चर मैंने यूटीआई पे बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज डायरिया। द डायरिया इज कॉज्ड बाय 6 टाइप्स ऑफ डायरिजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई। डायरिया के लिए यानी कि जो ई कोलाई के द्वारा जो डायरिया हो रहा है उसके लिए ई कोलाई की मेनली 6 टाइप की जो स्ट्रेन्स हैं उनको डायरिजेनिक स्ट्रेन्स बोला जाता है, वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रेन्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला एंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई, देन एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, उसके बाद एंट्रो इन्वेसिव ई कोलाई, देन एंट्रोहेमरहेजिक ई कोलाई, उसके बाद एंट्रो एग्रीगेटिव ई कोलाई, एंड लास्ट वन इज डिफ्यूजली एडरेंट ई कोलाई। दोस्तों ये 6 स्ट्रेन्स यानी कि ये 6 जो आप सीरोटाइप देख रहे हैं डायरिजेनिक सीरोटाइप हैं, स्ट्रेन्स हैं, बेसिकली ये स्ट्रेन्स हैं, डायरिजेनिक स्ट्रेन्स हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। यही 6 स्ट्रेन्स हैं ई कोलाई के जो डायरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों इनके बारे में डिटेल जानकारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं नेक्स्ट टाइम उसी वीडियो को अपलोड करूंगा, तो इनकी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। यहाँ पे हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि डायरिया कॉजिंग जो स्ट्रेन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 6 स्ट्रेन्स बेसिकली यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कुछ अदर इन्फेक्शंस भी कॉज करता है ई कोलाई, जैसे एब्डोमिनल इन्फेक्शन में पेरिटोनाइटिस, इसके अलावा निमोनिया बेसिकली इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं यानी कि आईपीडी जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर निमोनिया होने के चांस होते हैं। कब? जब वो वेंटिलेटर का यूज कर रहे हो, यानी कि अगर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांस होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का ये एक टाइप है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, VAP। देन मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो ज़्यादा विरुलेंट स्ट्रेन्स होती हैं वो मेनिंजाइटिस भी कॉज करती हैं, स्पेशली इन न्यूनेट्स, जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं उनमें मेनिंजाइटिस होने के चांस होते हैं। वुंड एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन सच एज सेलुलाइटिस, अल्सर्स एटसेट्रा। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ये कॉज कर सकता है, और सेप्टिसीमिया भी ये कॉज कर सकता है। बात करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो पहला स्टेप होता है दैट इज सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल जो है दोस्तों इसके केस में अकॉर्डिंग द साइट ऑफ इन्फेक्शंस लिया जाएगा, जैसे कि पस, एक्जुडेट्स या वुंड स्वैब लिया जाएगा जब सेलुलाइटिस या वुंड इन्फेक्शन का केस हो। यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई के केस में। स्टूल को हम कलेक्ट कर सकते हैं डायरिया के केस में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF को हम कलेक्ट कर सकते हैं एज ए सैंपल अगर मेनिंजाइटिस का केस है। पेरिटोनाइटिस का केस अगर है तो पेरिटोनियल एक्जुडेट्स को लिया जाएगा। निमोनिया के केस में स्पुटम को प्रिफर किया जाता है, और ट्रैकियल एस्पिरेट भी हम ले सकते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के केस में, यानी कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसके केस में। ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड को हम कलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया के केस में हम ब्लड को भी कलेक्ट कर सकते हैं।
सैंपल कलेक्शन के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो सबसे पहले हम करेंगे, ये जो टेक्निक दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये मैनुअल प्रोसीजर है, यानी कि मैनुअल डायग्नोसिस है। जब हम मैनुअली इसको डायग्नोस कर रहे हैं मैनुअल टेक्निक से। अभी आज के टाइम पे ऑटोमेटेड टेक्निक्स या पीसीआर का भी यूज किया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में मैनुअल जो टेक्निक्स होती हैं उनको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सैंपल को कलेक्ट करने के बाद जब सैंपल हमारा लैब में आ जाएगा, लैब में आने के बाद सबसे पहले हम उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी रिवील्स ग्राम नेगेटिव बेसिलस, इसमें आपको ग्राम नेगेटिव बेसिलस दिख सकता है, और अगर पस फॉर्मिंग लीजन्स बने होंगे तो पस सेल्स भी उसमें आपको विजिबल हो सकती हैं। उसके बाद फिर हम कल्चर करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम कंफर्म नहीं कर सकते। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हमें डायरेक्ट स्मेयर बनाने के बाद जो माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिला अगर दिखता है तो उससे हम कंफर्म नहीं कर सकते वो, क्योंकि दिख भी सकता है नहीं दिख सकता। अगर बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होगा तो तभी हमें दिखेगा, अगर नहीं है तो नहीं भी दिख सकता है। तो बैक्टीरियल लोड को बढ़ाने के लिए, यानी कि बैक्टीरियल नंबर्स को बढ़ाने के लिए फिर हम उसको कल्चर करेंगे। कल्चर के लिए ब्लड अगर या मैकेंकी अगर को हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मीडिया जो हमारे रहते हैं। ब्लड अगर में इसकी सर्कुलर ग्रे या मॉइस्ट कॉलोनीज डेवलप होती हैं। हिमोलिसिस शो कर सकता है, वो वेरिएबल रहेगा, क्योंकि अगर हिमोलिटिक कॉलोनी है यानी कि हिमोलाइटिक टॉक्सिन यानी कि हिमोलाइसिन अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो हिमोलिसिस को वो परफॉर्म करेगा ब्लड अगर पर। मैकेंकी अगर पर देखें तो फ्लैट कॉलोनी आएगी, पिंक कलर की कॉलोनी आती है ड्यू टू द लैक्टोज फर्मेंटिंग नेचर ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये लैक्टोज को फर्मेंट करने वाला बैक्टीरिया है, इसलिए मैकेंकी प्लेट पर जब आप इसकी कॉलोनी देखेंगे तो पिंक कलर की कॉलोनी आपको विजिबल होगी। देन फिर कल्चर से हम स्मेयर बनाएंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें दिखेगा, और हम इसकी मोटिलिटी देखने के लिए मोटिलिटी टेस्टिंग करेंगे, यानी ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है कि नहीं है। मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर कंफर्म करने के लिए हम बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी कि बायोकेमिकल टेस्ट को हम इस पे लगाएंगे। सबसे पहले कैटालेज करेंगे तो कैटालेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली के बैक्टीरिया जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ बिलोंगिंग टू द एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली वो कैटालेज टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। गॉट इट। और ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव आएगा। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट करेंगे तो ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है, इसलिए नाइट्रेट रिडक्शन जो टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा। आईसीयूटी टेस्ट यानी कि इंडोल साइट्रेट यूरिएज और टीएसआई को अगर देखा जाए तो इंडोल टेस्ट ये पॉजिटिव देता है, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होगा। और साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट नेगेटिव आएगा, यूरिएज टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। और ट्रिपल शुगर आयरन को अगर हम देखें तो ट्रिपल शुगर आयरन A/A यानी कि एसिड बाय एसिड कंप्लीट जो आपका मीडियम है, स्लांट और बट दोनों आपके येलो कलर के दिखेंगे, एसिड बाय एसिड, और विथ गैस प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन होगा लेकिन H2S का प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ गैस बबल्स उसमें बनेंगे। शुगर फर्मेंटेशन की बात करें तो ई कोलाई मोस्ट ऑफ द शुगर्स को फर्मेंट करता है। देन फिर फाइनली ट्रीटमेंट पे जाने के लिए अगर हमारे ये रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि बैक्टीरिया क्या है, ई कोलाई है। गॉट इट। फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हम विदाउट AST हम ट्रीटमेंट को प्रिफर नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते उसका बिना एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के। कोई भी बैक्टीरिया हो उसके केस में, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उस केस में हम बिना AST को परफॉर्म किए एंटीबायोटिक्स को नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसा करने से, एक्सेसिव यूज होने से एंटीबायोटिक्स का, बैक्टीरिया आज के टाइम पे रेसिस्टेंट हो गया है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग AST ही देंगे, जो ड्रग्स हमारी सेंसिटिविटी शो करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया जिन ड्रग्स के लिए सेंसिटिविटी शो करेगा उन्हीं ड्रग्स को एज ए ट्रीटमेंट प्रीफर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मैकेंकी प्लेट पर ई कोलाई की कॉलोनीज़ का है, पिंक कलर की कॉलोनीज अपीयर होती हैं और फ्लैट कॉलोनीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से मैकेंकी प्लेट पर जो हमारा ई कोलाई है वो ग्रो करता है। पिंक कॉलोनीज़ आती हैं ड्यू टू द लैक्टोज फर्मेंटेशन। दोस्तों इसके अलावा जो मैनुअल टेक्निक है उसके अलावा कुछ ऑटोमेटेड टेक्निक्स को भी आज के टाइम पे यूज किया जाता है फॉर बेटर डायग्नोसिस और बेटर रिजल्ट्स के लिए, या फिर क्विक रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि ऑटोमेटेड टेक्निक हमें जल्दी रिजल्ट देती है। इसके लिए बैकटेक टेक्निक को यूज किया जाता है, या बैकटी अलर्ट को यूज कर सकते हैं। माल्टीटॉफ का आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है, या फिर वाइटेक 2 को, वाइटेक 2 में हम डायग्नोसिस के साथ साथ उसकी एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग को भी हम इसमें देख सकते हैं, या इसके अलावा मॉलिकुलर मेथड को भी हम प्रीफर कर सकते हैं। बेसिकली PCR इसमें यूज किया जाता है। PCR इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सीरोटाइप O157 इन फूड सैंपल्स। दोस्तों ये जो O157 ये जो सीरोटाइप है दैट इज एंट्रोहेमरहेजिक है।
गॉट इट। ये जो सीरोटाइप है इसको हम एंट्रोहेमरेजिक स्टेन भी बोलते हैं। तो यही जो है वो हेमरेजिक सिंड्रोम कॉज करता है और इसके साथ साथ H7 भी इसमें प्रेजेंट रहता है, H7 एंटीजन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। तो पीसीआर से हम फूड सैंपल में ही इस स्ट्रेन को डायग्नोज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आया होगा। अगर आपके समझ में आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।